बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। कराची में कोरोना वायरस की 2 नई अक़साम सामने आ गई। कोरोना की वजह से NCOC के अहम फैसले, तालीमी निज़ाम भी दरहम बरहम। हुकूमत के अहम फैसले, माहिर तालीम का क्या मौक़िफ़। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और कोरोना की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक होती जा रही है। पाकिस्तान में तीसरी लहर जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। इस हफ्ते में 200 से ज़ायद तक की अमवात का जो नंबर है वो चला गया और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक 146 अमवात हुई हैं और 4696 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो पंजाब में हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर सिंध है। खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर हजरात ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारा हेल्थ का निज़ाम है वो भी काफ़ी फ्रिजाइल होता नज़र आ रहा है। 4500 से ज़ायद ऐसे मरीज़ हैं जो कि वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। लेकिन साथ ही साथ जो नई तहकीकात की जा रही हैं वायरस के हवाले से, कराची में कोरोना वायरस की जो है वो 2 नई अक़साम सामने आ गई हैं और डॉक्टर अज़रा पिचोहो ये बात कर रही हैं जो कि वज़ीर सेहत और बहबूद आबादी हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि जो 2 नई अक़साम सामने आई हैं उन पर वैक्सीन भी असर नहीं करती और वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी वायरस हो सकता है। एक तो हम इन 2 अक़साम पर बात करेंगे जिनमें 10 बरतानवी, 2 जनूबी अफ्रीकी और 1 ब्राज़ीलियन वेरिएंट पाया गया है। आया कि ये वेरिएंट है, यही कोरोना वायरस की जो पहली लहर में वेरिएंट था वही अपनी अशकाल तब्दील कर रहा है और ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। क्या ये वजूहात हैं? और इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि इसकी वजह से भी अमवात हो रही हैं। तो क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? एक तो हम इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने भी यह बात कही है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में किए गए टेस्ट में कोरोना वायरस की जो मजीद 2 नई अक़साम सामने आई हैं उनकी कॉन्टैक्ट टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। टेस्टिंग कैपेसिटी पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ एक और जो अभाम चल रहा है कि अगर आप एक बार कोरोना वायरस का शिकार हो जाते हैं तो उसके बाद आप दूसरी बार कोरोना वायरस का शिकार नहीं हो सकते। एंटीबॉडीज टेस्ट करवाना जरूरी है या नहीं जरूरी, इस पर भी बात करेंगे। अगर वैक्सीन इन 2 नई अक़साम पर असर नहीं कर रही तो फिर इसका क्या हल निकल सकता है? हुकूमत की जानिब से जो अहम फैसले किए जा रहे हैं क्या ये फैसले दुरुस्त हैं? इस पर बात करेंगे। मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की तरफ चले जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ भारत में जो सूरत हाल बदतरीन होती जा रही है इस पर भी बात करेंगे क्योंकि दीगर ममालिक ने वहां से आने वाले तमाम तर लोगों पर पाबंदी आयद कर दिया है कि ऑस्ट्रेलियन जो शहरी भारत में भी मौजूद हैं उनका भी ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होना वो जुर्म करार दिया गया। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। कोरोना की पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में और भारत में जो सूरत हाल तशवीशनाक है और जो अक़साम सामने है, तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, CEO इंडस अस्पताल हैं। बारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बारी साहब मैं तमाम तर सवालात पर आता हूँ। ये जो नई अक़साम सामने आई हैं, जो भारत में सिचुएशन है, मजमूई तौर पर पाकिस्तान में SOPs पर जो अमल दरामद किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपसे हक़ाइक़ जानना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की क्या सिचुएशन है? वाक़तन उतनी ही सीवियर है जितनी नजर आ रही है? जी बिल्कुल उतनी ही सीवियर है जो कि नज़र आ रही है। अभी जो है ना पंजाब और KPK का और NJK का आपको पता ही है कि काफ़ी सूरत गमगीन है। अभी जो है ना अगर सिंध में भी केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, हैदराबाद में सबसे ज़्यादा है, कराची में भी जो है ना वो 4% लड़के अब 10% तक पहुँच चुकी है। और इसका हल सिर्फ एक ही है, वो ये है कि हम सबको अपने SOPs पे सख्ती से अमल करना होगा और गवर्नमेंट को भी सख्त इक़दाम करने होंगे। उसके बगैर ये कई हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। सही। बारी साहब ये जो कराची में कोरोना वायरस की अक़साम सामने आई है, ब्राज़ीलियन वायरस कहा जा रहा है, साथ में एक जनूबी अफ्रीकी वायरस है, ये कोई वेरिएंट है या कोई नया वायरस दरियाफ्त हो गया? ये वेरिएंट ही है जी, बिल्कुल वेरिएंट है और इसका बिहेवियर ज़रा डिफरेंट है। और इसीलिए क्योंकि UK वेरिएंट ने आपको देखा, जो पंजाब में UK वेरिएंट ने, पंजाब में KPK में UK वेरिएंट ने काफ़ी, क्योंकि ये जो है ना वेरिएंट, ये तीनों वेरिएंट ऐसे हैं जो कि बहुत तेज़ी से फैलते हैं। कोई 70% ज़्यादा इसकी इन्फेक्टिविटी है। तो इसलिए, और पहले तो ये है कि घर पे एक आदमी हो जाता था, फिर बाकी उसको आपने आइसोलेट कर दिया, बाकी ठीक रहे। यहाँ पर तो पूरे घर इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें वो सिम्टम नहीं आ रहे कि पहले जो लोगों को सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी किस किस्म की चीज़ आती। इस वक्त पर जब तक पता लगता है आपका वो लंग्स इन्वॉल्व हो चुके होते हैं और उसके अलावा कुछ लोगों के टेस्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिविटी भी ज़रा देर से पता लगती है। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है
उसके ऊपर जोर देना चाहिए हम सबको, अपना मीडिया को भी रोल, जो कि आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद ज़रूरत है। और हुकूमत को भी कोई कैंपेन चलानी चाहिए कि इसके ऊपर, और लोगों को भी अपने रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। देखें, कोई भी लॉकडाउन या कोई भी सख्ती उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हम नहीं चाहें। हम इस स्टेज तक दे के आए हैं, और अगर हम लोग अगर इस चीज़ों को, सख्तियों को आज रेजिस्ट करेंगे तो कल अल्लाह ना करे, क्योंकि ये महीने, ये दिन अगले साल भी आएंगे, अल्लाह ना करे कि हम लोग अगर इसके ऊपर सही तरीके से अमल ना किया और हम रहे नहीं उन अगले सालों को, इन दिनों को एंजॉय करने के लिए, अपने लोगों के साथ मिल के इसको मनाने के लिए, तो आज की कुर्बानी कल के लिए हमारे लिए बेहतर होगी। तो बारी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ये जो नया वेरिएंट है, इसके सिम्टम्स उस तरह से नहीं है, लेकिन तब तक ये आपको इफेक्ट कर चुका होता है जब तक आपको पता चलता है, तो ये किस तरह से पता लगेगा कि आप आया कि इस नए वेरिएंट से इफेक्ट हो चुके हैं या नहीं हो चुके, क्योंकि इसके तो सिम्टम्स ही सामने नहीं आ रहे? जी देखें, उस पर थोड़े बहुत चीज़ें आती हैं। लोग जो है ना पहले उससे प्री सिम्टम्स हो रहे होते हैं, जिसको लोग जो है ना बहुत लाइटली ले रहे होते हैं, और आपको जैसे ही महसूस हो, अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन को मॉनिटर करें, और आप महसूस हो तो डॉक्टर में पहले, अगर आप वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया। देखें, अब जो सिलसिला ये हुआ है, लोग जो है ना अब सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर बहुत जाने लगे हैं अपने आप को, और लोग हॉस्पिटल में लेट आ रहे हैं। लेट जब आएंगे तो इस हॉस्पिटल पर लोड बढ़ेगा। बेहतर है कि सही वक्त पे आ जाएं, ताकि सही वक्त पे दवाई शुरू की जा सके और आपकी ये जो सिम्टम्स है वो बढ़े ना। और डॉक्टर साहब, ये जो दो नई अक़साम आई हैं, इसके हवाले से ये जो कहा जा रहा है कि इन दोनों अक़साम पर जो वैक्सीन है वो असर नहीं करती, ये क्या मामला है? देखिए, इस पे तो अभी इट्स टू अर्ली टू से दिस, इसको, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं है इसके ऊपर। जब तक कि इसके ऊपर बोले, ये अभी इसके ऊपर कहना कबल अज़ वक्त है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके ऊपर असर कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कबल अज़ वक्त है। तो बारी साहब, क्या ये टेस्ट करने के बाद इस चीज़ का आइडिया हुआ है, किस तरह से इस चीज़ का इंकशाफ हुआ कि ये वेरिएंट चेंज हो चुका है और ये ज़्यादा गंभीर तरीके से जो है इफेक्ट कर रहा है लोगों को? देखें इसको, जो टेस्ट हुए थे तो कुछ रिसर्च हो रही है, खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने इसकी एनालिसिस की थी, तो उस पर पता लगा कि इसमें तीनों वेरिएंट हैं। कुछ ये ज़्यादा वेरिएंट वो यूके वाले थे, और कुछ केसेस इसके भी मिले हैं। अब उसके लिए यही है कि जिसका है उसको ट्रेस करना चाहिए, उस आदमी को आइसोलेट करना है, उसके कॉन्टैक्ट्स को करके उनको टेस्ट करना चाहिए, ताकि जो पहले हम लोग पहली वेव में कर रहे थे कि बहुत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है ना बहुत इफेक्टिवली कर रहे थे, उसी के ऊपर बैक टू स्क्वायर वन हमको वैसे ही जाना होगा जो जिस तरीके से हमने पहले शुरू किया था, ताकि जल्द अज जल्द इसको पकड़ें, उसके कॉन्टैक्ट्स को पकड़ें, उनको आइसोलेट करें, उनको अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट पर रखें, और फिर इसके बाद इसको फैलने से रोकें। तो क्या ऐसा मुमकिन है, जो हमारे यहाँ केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो अमवात भी अब 200 से ज़ायद रिपोर्ट हुई हैं पिछले हफ्ते के दौरान ही, क्या ऐसा मुमकिन है कि ये जो नए वेरिएंट आए हैं इन्हीं की वजह से अमवात की रेशियो जो है वो बढ़ रही है? देखिए, इसमें ज़्यादा इन्हीं की वजह से हो रहा है, और ज़्यादा यूके में अभी तक तो यूके वेरिएंट वाली बात ज़्यादा हो रही थी। अभी भी आपके पास तकरीबन 650 मरीज़ जो है ना वेंटिलेटर के ऊपर हैं, और वेंटिलेटर पे जो है ना प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं है। जो वेंटिलेटर पे जाता है उम्मन उनके अबाउट 40% जो है ना मोर्टेलिटी रहती है। तो अगले कुछ दिनों में ये पीरियोडिकली कुछ ही दिन कम होंगे, कुछ दिन ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो जब ज़्यादा वेंटिलेटर पे प्रोलॉन्ग हो जाते हैं तो उसमें उसकी जो है ना मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। और भाई साहब, ये जो चीन में कोरोना की नई किस्म की तस्दीक की है, कोरोना की B1617, क्या ये कोई नई किस्म है, एक और है? कोई वेरिएंट है सर, उसी की किस्म नहीं है, उसमें वेरिएशन जब ज़्यादा हो जाती है तो उसके नंबर वो डिफरेंट नंबर्स के साथ आ जाती है। इट्स नॉट नई किस्म नहीं है, वेरिएंट है। और डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह से केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है, मुमकिन है कि हम लॉकडाउन की तरफ चले जाएं? क्योंकि पहले भी जब पहली लहर आई थी तो मुकम्मल तौर पर जब लॉकडाउन हुआ था तो समहाउ किसी न किसी तरह से काबू पाया गया था। अब जिस तरह से हालात बहुत सख्त होते जा रहे हैं, तो क्या मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ आपकी क्या राय है? चले जाना चाहिए हुकूमत को? तो मेरी राय तो यही है कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, और गो के डेफिनेटली इकनॉमी का भी असरात होते हैं, लेकिन बात यह है कि जब लोग ही नहीं होंगे तो उस इकॉनमी का क्या फ़ायदा होगा।
और बारी साहब, जब पहली लहर आई थी तो आपको भी अच्छी तरह से याद होगा, बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे थे कि डॉक्टर जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंसर्न लोग हैं जिनके साथ इस हवाले से तमाम तर मुशावरत होनी चाहिए। क्या अब हुकूमत डॉक्टर्स हजरात के साथ मुकम्मल तौर पर मुशावरत कर रही है कि क्या क्या इकदाम होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए? डेफिनेटली मुशावरत हो रही है। हम अपना वो प्रेजेंट करते रहते हैं, व्यू पॉइंट अपना बताते हैं उनको। और देखें, जिन लोगों ने फैसले करने होते हैं वो एक ऐसी चीज़ों पर, वो मल्टी सेक्टोरियल चीज़ों को देख रहे होते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वो फैसला करते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि ये लॉकडाउन जल्दी होना चाहिए, उसके बगैर इसमें नहीं होगा। और डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ी सी बाकी ममालिक की बात करें, अगर हमसाया मुल्क भारत की ही बात कर लें तो भारत में बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद बढ़ती जा रही है, अमवात की केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। भारत में भी क्या यही वेरिएंट है या भारत में इसके अशकाल तब्दील हैं, वहाँ पर बिहेवियर मुख्तलिफ है? वहाँ ज़रा बिहेवियर मुख्तलिफ है, लेकिन बात यह है कि जहाँ कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है ना, देखें हमको सबको, हम हर एक को, हर सेक्टर को जो रोल मॉडल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे अपने मीडिया के लोग हैं, चाहे अवाम है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो सबको इस पर अमल करना होगा। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अमल ना करूं और मैं लोगों को कहूं कि आप अमल करें। लोग एक दूसरे के ऊपर देखते हैं, इसलिए हम सबको इसके ऊपर एकजुट के साथ, देखिए कॉम्प्लेसेंसी जब तक नहीं आएगी, जब तक हम उस वक्त करें जब हमारी इम्यूनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी हो, तब हम कह सकते हैं कि इस पर रुक जाएगा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप सब लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर्स जो है ना, ये हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स हम लोग नहीं हैं, हम लोग लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। जो फ्रंट लाइन पे जो है ना अवाम है, जब वो बिहेव सही नहीं करेगी और ये स्प्रेड करेगा तो सारा लोड ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे आएगा। और खुदा न खास्ता ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर टूटी है ना, फिर अल्लामान अल-हफीज़ होगा। तो मैं खुदारा मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने रवैयों में तब्दीली लाएँ। इसको अगर 2 हफ्ते हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको कर लिया तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी। अभी भी उस वैसी सूरत हाल नहीं है। अल्लाह ताला इंडिया के जो हालात हैं वहाँ के लोगों पर भी अल्लाह रहम करे और उसको भी इस मुसीबत से निकाले, तमाम बदे नौ इंसानी को इस वबा से जान छुड़ाए, क्योंकि दुनिया तब्दील हो चुकी है। हम सबको, और पाकिस्तान में भी अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई चीज़ हो, इसलिए उसमें हम सबको अपना रोल अदा करना होगा। और डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अक्सर ये भी देखने में आया है और आ भी रहा है कि बहुत सारे टेस्ट किए जा रहे हैं, टेस्टिंग कैपेसिटी तो हमारी अब बढ़ गई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा सामने आता है कि रिपोर्ट जब आती है तो वो पॉजिटिव होती है, लेकिन सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्या इम्यून सिस्टम उस शख्स का थोड़ा मजबूत होता है, इस वजह से पॉजिटिव होता है लेकिन इफेक्ट नहीं करता? देखें, वो जो माइल्ड केसेस होते हैं ना, माइल्ड केसेस में पॉजिटिविटी नज़र आ जाती है। तो माइल्ड केसेस में अभी जो पहली जो वेरिएंट था जो पहले, उसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो माइल्ड थे। इसमें भी माइल्ड होते हैं और सही वक्त पर पकड़ लें तो ये माइल्ड ही रहते हैं। लेकिन बात ये है कि इसको और इसी वजह से उनकी इम्यूनिटी या उनका एक्सपोजर जो वायरस का होता है ना, वो उसकी नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरह मल्टीप्लाई किया और उसको आपकी इम्यून सिस्टम में किस तरह रिस्पॉन्ड किया। तो इसलिए पॉजिटिविटी और माइल्ड केसेस की में पॉजिटिव होंगे लेकिन सिम्टम नहीं होंगे, और कभी कभी सीवियर केसेस में भी आपको सिम्टम सारे वही मिल रहे होते हैं। आपकी जो एक्सरेज हैं, आपके CT स्कैन बहुत ख़राब होते हैं और आपका पॉजिटिव नहीं आ रहा होता। और डॉक्टर साहब, अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करें तो हमारे यहाँ जिस तरह से आपने कहा कि बहुत ज़्यादा तादाद में 4000 से ज़ायद मरीज़ हैं जो कि वेंटिलेटर पर मौजूद हैं, हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है? क्या हेल्थ सिस्टम हमारा सपोर्ट करेगा इस सारी सिचुएशन को? देखें, हेल्थ सिस्टम जो है ना इस वक्त जो पंजाब में और KPK में वो स्ट्रेस में है काफ़ी हद तक। आप देखें ना कि 80% ऑक्यूपेंसी चल रही है, जो कि एक हॉस्पिटल के लिए बहुत ज़्यादा होती है, और आपके पास मार्जिन 20% का है। इसी तरह उसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन सप्लाईज के ऊपर भी जो उसका एक स्ट्रेस पड़ा हुआ है। तो इसीलिए वो देखें, आप इतनी जल्दी कैपेसिटी ना ऑक्सीजन बनाने की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, ना बेड्स को आप बढ़ा सकते हैं। उसका तरीका यही है कि इसको स्प्रेड को रोकें, इसकी सीवियर होने से रोकें, और उसमें वही चीज़ है कि एहतियात 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 और एहतियात।
और हमने देखा है कि डॉक्टर साहब भारत भी एक बड़े अहम मसले का शिकार है, ऑक्सीजन की किल्लत का सामना है उनको भी। पाकिस्तान में एक खुद साख्ता वेंटिलेटर तैयार कर लिया गया पाकिस्तान के साइंसदानों की जानिब से, ये बड़ा खुशाइंद है। क्या पाकिस्तान में भी अब हम वेंटिलेटर तैयार करेंगे? जी जी बिल्कुल। देखें ना, आपके वो बोलते हैं क्राइसिस से अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। इसी तरह पाकिस्तान इस क्राइसिस के अंदर आपने देखा कि जी पहले हमको पीपीईज मंगवाने पड़ते थे, बाहर से मास्क मंगवाने पड़ते थे, अब तो सैनिटाइजर मंगवाने पड़ते थे। अब ये सारी चीज़ें यहाँ बदल रही हैं, वेंटिलेटर्स भी अब बनना शुरू हो गए हैं। अभी मास प्रोडक्शन में जाएंगे वो, लेकिन यह है कि एटलीस्ट बहुत सारी चीज़ें, और इससे हमको सबक सीखना चाहिए। ये जब एक इस किस्म के हालात किसी वक्त भी आ सकते हैं, आज जंगें वो हथियारों से नहीं होंगी, लेकिन इसी किस्म की चीज़ें अगर आ गई तो हमको तैयार रहना चाहिए। हमको अब कोशिश करना चाहिए कि सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जाए, और हमारे लोगों के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है। हम लोग हमारे बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत अक्लमंद लोग हैं, बहुत साइंटिस्ट अच्छे हैं। बस उनको ये ख्याल एक दफ़ा हम ठान लें कि जी हमने सुधरना है, हमने अपने आप को ठीक करना है और सेल्फ रिलायबिलिटी के ऊपर जाना है, तो इंशाल्लाह हम लोग ये चीज़ें, और ये वक्त से इस पूरे पीरियड से हमको सीखना चाहिए और उसके बाद रिस्पॉन्ड उसी तरह करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आप जब 14 दिन क्वारंटीन के कंप्लीट कर लेते हैं, आइसोलेशन में आप मुकम्मल कर लिए, उसके बाद आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया, उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि आपको एंटीबॉडीज टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। क्या है कि आपके अंदर एंटीबॉडीज बनी है या नहीं बनी? तो दो चीजें, क्या एंटीबॉडीज टेस्ट करवाना चाहिए? अगर आप में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं तो क्या आप दोबारा से कोरोना के शिकार नहीं हो सकेंगे, या एंटीबॉडीज नहीं बनी उसके बाद भी आप पर खतरा मौजूद है? ये जो थोड़े से अभाम है इसको भी क्लियर कीजिएगा। देखें, एंटीबॉडीज का टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं है, और इस पर खामखा अपना पैसा ज़ाया ना करें। और लोग अभी भी जो देखते हैं वैक्सीन लगाते हैं, उसके बाद जाके पहुंच जाते हैं कि मैं देखूं कि इसके इफेक्ट क्या हुआ है, वैक्सीन कि किसी की कम हो गई। ये चीज़ें आपको ये इसका इफेक्ट नहीं बताती खुदारा। बस आपको वैक्सीन एंटीबॉडी टेस्ट उस वक्त होता है जब मास स्क्रीनिंग करने होते हैं कि आवाम को कितने लोगों को हो गया। ये आपको कोई प्रोटेक्शन का इससे नहीं मिलता। अपना पैसा ज़ाया ना करें। आप जो है ना कर रहे हैं तो उसको इसी हिसाब से देखते रहें। तो एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं है टेस्ट कराने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीईओ इंडस अस्पताल के, और तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही है, और जो नई अक़साम सामने आई है वो उसके सिम्टम्स उस तरह से सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो बहुत तेज़ी से लंग्स को इफेक्ट कर रही है वो नई किस्म। तो ज़रूरी है एहतियात बरतिए, और हुकूमत को भी चाहिए, डॉक्टर हजरात भी ये मशवरा दे रहे हैं कि सजेस्ट कर रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ चले जाना चाहिए। मुकम्मल तौर पर अगर पाकिस्तान में लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर हम ज़्यादा तेज़ी से और बेहतर तरीके से हम कोरोना से निमट सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कोरोना की सूरत हाल के बाद जो तालीमी निज़ाम हमारा मुतासिर हुआ है, खासतौर पर वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की जानिब से जो बड़े अहम फैसले किए जा रहे हैं, AO लेवल के जो इम्तिहानात पहले कहा कि होंगे उसके बाद मनसूख कर दिए गए, ये सारी सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। इम्तिहानात होने चाहिए, इम्तिहानात नहीं होने चाहिए, तालीमी इदारे खुले रहेंगे, तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे, ये कश्मकश की सूरत हाल पिछले साल से चल रही है, लेकिन ज़रूरी भी है। कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तालीमी इदारों के हवाले से भी अहम फैसले किए गए थे, लेकिन अभी तक की इस बार जो तीसरी लहर आई है इसमें भी तालीमी इदारे पहले खोले गए थे, उसके बाद फिर से बंद कर दिए गए। उसके बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की जानिब से कहा गया कि जी इम्तिहानात मुलतवी नहीं होंगे, इम्तिहानात उसी तरह से लिए जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से तीसरी लहर में खदशात बढ़ते जा रहे हैं तो अब एक बार फिर से इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं 15 जून तक हर किस्म के। लेकिन सबसे अहम चीज A और O लेवल के जो इम्तिहानात थे उनके हवाले से काफी कश्मकश की सूरत हाल रही। बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ अनासिर की तरफ से पर्चे भी लीक किए जाते रहे कि इम्तिहानात मुलतवी होने चाहिए, क्योंकि पिछले साल हुआ यह था कि ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि स्कूल असेसमेंट की बेस पर बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन वो तलबा जो कि 3,500-4 हज़ार तलबा हैं जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर चुके हैं असेसमेंट बेसिस पर, वो काफी परेशानी का शिकार थे कि अगर इस तरह से सारी सिचुएशन होगी तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा, आया कि उन्हें फिर दाखिला मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। अब जब इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं एक बार फिर से, लेकिन कहा यह गया है कि जिन बच्चों के इम्तिहानात होना जरूरी है उन लोगों के इम्तिहानात लिए जाएंगे। इस सारी सूरत हाल पर हम जरा बात कर लेते हैं। माहिर तालीम है, रूट्स मिलेनियम स्कूल सिस्टम के सीईओ भी हैं फैसल मुश्ताक साहब, वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल साहब इससे पहले तमाम तर ये बहस चल रही थी जी इम्तिहानात नहीं होने चाहिए, असेसमेंट ग्रेडिंग सिस्टम जो है उसी के तहत पहले प्रमोट किया गया था। जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो अप्लाई कर चुके हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। अब एक बार फिर से इम्तिहानात मुलतवी हो गए, तो अभी क्या मौक़िफ़ है आपका, क्या राय है?
देखिए जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा केओटिक सिचुएशन है और मैं समझता हूं ये हुकूमती नाअहली है जिस तरीके से इस इशू को मैनेज किया है। दूसरी जंग अजीम के बाद ये तालीम की सबसे बड़ी बंदिश है। 1.6 बिलियन तलबा तालीम और तदरीस के प्रोसेस से गैर मुंसलिक हैं। अभी देखना यह था कि लास्ट ईयर कैम्ब्रिज ने स्कूल असेस्ड ग्रेड्स, जिनको प्रेडिक्टेड ग्रेड्स कहा जाता है, उसका एक पूरा फ्रेमवर्क दिया। नाउ कैम्ब्रिज एक बरतानिया की यूनिवर्सिटी है, CAI एग्जाम बोर्ड है। उन्होंने एक पूरा तालीमी फ्रेमवर्क दिया। 1.5 साल से पेंडेमिक चल रहा है, हमारे पास वो फ्रेमवर्क मौजूद था। कैम्ब्रिज ने लेटर लिखा, वो ममालिक और ग्रुप ऑफ ममालिक जो समझते हैं जहाँ कोरोना की सिचुएशन नाजुक है, इम्तिहान नहीं हो सकता, वो बच्चों को स्कूल असेस्ड ग्रेड या प्रेडिक्टेड ग्रेड्स की तरफ जा सकते हैं। हमने ये फैसला लेट किया, 17 अप्रैल की डेडलाइन मिस हो गई। अभी हुकूमत ये कहती है कि बच्चे अक्टूबर नवंबर में चले जाएं। उस टाइम फॉरवर्ड टीचिंग होती है। अगर बच्चों को पीछे का पढ़ाएंगे तो उनका तालीमी सिलसिला, उनकी यूनिवर्सिटीज, उनकी स्कॉलरशिप्स, उनका ग्लोबल एक्सेस। अभी कल खबर ये आई है कि जी HEC को लेटर लिखा है, वो बच्चों को कंडीशनल दाखिले देंगे। कंडीशनल दाखिले जरूर देंगे, लेकिन आपको पता है आगा खान पूरे मुल्क से 100 बच्चा लेता है, उनका मेरिट इतना हाई है। बेसिकली केओस, क्राइसिस, कंफ्यूजन अननेसेसरली क्रिएट की गई है। आप यकीन करें, मैं बहैसियत उस्ताद, मैं आपसे, ये बच्चे जो हैं अगर वो परेशान हैं, वो इसलिए परेशान है कि भाई वो AS का जिस बच्चे ने कॉम्पोजिट एग्जाम देना था, जैसे FSC पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, वो क्या करे। O लेवल का बच्चा जिसने आगे A लेवल में जाना था, इसमें रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये है कि कैम्ब्रिज एग्जाम बोर्ड को कंपैशन का मुजाहरा करना पड़ेगा, हुकूमत पाकिस्तान को फ्लेक्सिबिलिटी का और फेयरनेस का मुजाहरा करना पड़ेगा और बच्चों को पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि अक्टूबर नवंबर का भी एग्जाम ऑप्शन हो, जो बच्चे देना चाहते हैं। स्कूल असेस्ड ग्रेड, जो स्कूल असेस करता है, वो कैसे करता है? हर स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फॉर सर्टेन एक्टिविज्म रीजंस लोग स्कूल को वैल्यू नहीं देते। स्कूल के पास बच्चे का इम्तिहान, बच्चे का पोर्टफोलियो, बच्चे की असाइनमेंट, बच्चे का मॉक, बच्चे का मिड टर्म, बच्चे की अटेंडेंस। टीचर एक उस्ताद की माशरे में अहमियत है जिसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। हमारे पास बच्चे का प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो होता है, हम आसानी से कैम्ब्रिज की फ्रेमवर्क के तहत ये दे सकते थे। हुकूमत ने इसको अना का मसला बना लिया। और फैसल साहब, कैम्ब्रिज का फ्रेमवर्क क्या था और हुकूमत इस पर क्यों अग्री नहीं हो पा रही थी? आप यकीन करें, यही बात समझ नहीं आती। कैम्ब्रिज का एक सिंपल सा लेटर है, हमारे हमसाया ममालिक हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और UAE वगैरह में सारे बच्चों को स्कूल असेस्ड ग्रेड्स हैं। इसका मतलब है कि हम अपने हमसाया ममालिक को कंपैरेटिव एडवांटेज दे रहे हैं। वो जाके ज्यादा साइंसी और तख्लीकी इदारों के अंदर और यूनिवर्सिटियों में दाखिला लें, वो कौमें आगे जाएं, पाकिस्तान पीछे जाए। ये मैं आपको बता नहीं सकता। नीयत बेशक साफ हो, लेकिन एक्शन और डिसीजन गलत हुआ है। देखिए, कोविड को कोई नहीं, बच्चों ने तो कोविड क्रिएट नहीं किया और ना हम NCOC के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। स्कूल एक इंस्टीट्यूशन होता है, खुदारा स्कूल को इज्जत दी जाए। अब आप देख लें, किधर के ट्यूशन एकेडमीज, किधर के प्राइवेट कैंडिडेट्स, गोरा उनको वैल्यू नहीं करता, गोरा उस्ताद तो अभी ये जो डिसीजन डिजास्टर हुआ है, आप क्या समझते हैं कि अब क्या करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, बेशक नीयत साफ थी, लेकिन एक गलती हो गई। चुपचाप पाकिस्तान को, स्कूल्स को, O1 A लेवल वालों को ये असेस ग्रेड्स अलाउ कर देने चाहिए थे। अभी कैम्ब्रिज से हुकूमत पाकिस्तान बात करे और उनको बोले कि हमें अलाउ करे। अभी मई जून का महीना बाकी है, लेकिन अभी तक जो कम्युनिकेशन आ रही है वो स्टबन है। ब्रिटिश काउंसिल ने भी कम्युनिकेशन दी है। एडमिनिस्ट्रेटिव केओस, बच्चों को सेंटर नहीं नोटिफाई किया, लेकिन हुकूमत का नैरेटिव तो ये है कि अगर असेस ग्रेडिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके साथ नाइंसाफी हो जाती है। तो क्या ऐसा हुआ है पहले? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है। हमारे पास बच्चे का प्रोफाइल होता है। हम कैम्ब्रिज के रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं। हमें ब्रिटिश काउंसिल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली मॉनिटर करता है। हम पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं। होता यह है कि लोग ये कहते हैं कि एकेडमिक ऑथेंटिसिटी, बच्चे का रिगर, के मतलब जो बच्चे की ट्रू सलाहियत है वो एक टाइम बाउंड पर्चे में होती है। आज के जमाने के अंदर असाइनमेंट एंड असेसमेंट्स एंड पोर्टफोलियो का जमाना है। पर्चे का आजकल नहीं है चर्चा, और ना इस पे हुकूमतों को करना चाहिए खर्चा। ये बयानिया बहुत चेंज हो चुका है। तो जैसे मैट्रिक और FSC के बच्चों के लिए हुकूमत ने सिलेबस कम किया है, O1 A लेवल के बच्चों के लिए सिलेबस कट डाउन नहीं हुआ।
मैट्रिक एंड एफएससी के बच्चों के जो इम्तिहान होने हैं उसमें मॉडल पर्चे भी जारी की गए हैं, लेकिन ओ एंड ए लेवल के बच्चों के लिए कोई मॉडल सैंपल पेपर्स नहीं है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आप यकीन करें। ये एक बेसिकली एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हुकूमत पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रही कि भाई बच्चों को स्कूल असेस्ड ग्रेड जो बरतानवी यूनिवर्सिटी के आइन कानून फ्रेमवर्क के तहत उनको अलाउड है। बच्चे जो बिला वजह नाराज हैं वो इस तरह बिला वजह नाराज नहीं है, जेन्युइनली यही तो कह रहे हैं कि अगर गोरे ने एक फ्रेमवर्क दिया है तो हुकूमत पाकिस्तान क्यों नहीं हमें प्रोग्रेस करने दे रही। कभी कभी इंसान इन 14 साल से 18 साल बच्चों के साथ कंपैशन दिखाए, इनको प्यार से भी देख लें। ये भी आपकी कौम का मुस्तकबिल है। 63% पाकिस्तान की आबादी 30 साल से कम है। तो फैसल साहब, क्या आपकी तरफ से जो तमाम तर माहिर तालीम हैं, जो तमाम तर इस मसले को फेस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये मसला ना दरपेश आए और हुकूमत अपने फैसले को बदले, इस हवाले से क्या हुकूमत से बात की गई है, कमेटी से इस हवाले से बात की है, कोई लेटर आप लोगों ने लिखा है, इस पर हुकूमत ने क्या नैरेटिव क्या दिया, जवाब क्या पेश कर रही है फिर हुकूमत? देखिए, अभी सारा कुछ बहुत तेजी से हुआ है, पिछले 3-4 दिन के अंदर सारा कुछ बिल्डअप हुआ है। देखिए, गवर्नमेंट का क्लियर स्टांस था कि एग्जाम्स होंगे। गवर्नमेंट का स्टांस है, आपको पता है, हम बहैसियत सिटीजन्स एंड बहैसियत उस्ताद और बहैसियत पाकिस्तानी, वी वर्क अंडर द लॉ एंड द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट, वी आर नॉट अबव द स्टेट। जब गवर्नमेंट ने कहा था सबके पर्चे होंगे, सो वी हैव टू से यस, हम तो पर्चों का वेट कर रहे थे। एकदम से उन्होंने यू टर्न ले लिया, कोविड को कोट करके। 10 दिन का मार्जिन था, पाकिस्तान कोविड की 3rd वेव में था, 1 साल से प्रेडिक्टेड था कि 3rd वेव आनी है। और आपको क्या पता कि आगे 4th वेव नहीं आनी, या जो लोग 2 डोज लगा चुके हैं वैक्सीन का, उनको क्या पता कि उनको 3rd एंड 4th डोज नई म्यूटेशन पे नहीं लगानी। गारंटी नहीं है ना जी नवंबर के इम्तिहान हो सकेंगे। ठीक है, अलग बात है कि जी एकेडमिक ऑथेंटिसिटी और रिगर और उसका जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन है ये डिसीजन, और ये ठीक है। बहुत शुक्रिया फैसल मुश्ताक साहब, हमारे तालीम हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत पर बात कर रहे थे। उनका ये कहना है कि हुकूमत फिलहाल गलत फैसला कर चुकी है, तो इस फैसले को वापस ले लेना चाहिए। कैम्ब्रिज ने जो फ्रेमवर्क दिया था उसकी डेडलाइन भी गुजर गई है, तो उस हवाले से भी कैम्ब्रिज से रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए कि हम इस पर अमल दरामद करेंगे, इससे बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।